सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवाई फार्मेसी। माय नेम इज़ यश। आज का हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, जिसका हम लोग इंट्रो पार्ट पहले से एक वीडियो अपलोड है। ये सेकंड पार्ट है इंट्रो पार्ट का। ठीक है, इसमें वही टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन ये पूरा नोट्स मैं लेके आया हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पैकेजिंग मटेरियल की बात करें, आपका सेकंड चैप्टर है पैकेजिंग मटेरियल। फर्स्ट पार्ट मैं इसलिए नहीं अपलोड कर रहा हूँ, वो हिस्ट्री वगैरह है, तो वो मैं बाद में करूँगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा वो आराम से। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है? पैकेजिंग मटेरियल वो होता है कि किसी भी सब्सटेंस या आर्टिकल को हम लोग कंटेन करने के लिए पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सामान को हम लोग को रखना है तो उसको वो किसी पैकेज में आता है, मतलब पैक करने के लिए उसको रहता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर हम लोग को उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना है, तब भी पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग को इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तब भी पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे। जैसे आप लोग मार्केट में देखते होंगे, आप लोग कुछ भी लेके नमकीन लेंगे, बिस्किट लेंगे, वो भी किसी ना किसी पैकेज में आता है। क्यों? ये पहला तो उसका प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रिवेंट करता है बाहर के एटमॉस्फेयर से। दूसरा ये कि आपको उसके बारे में हर इंफॉर्मेशन उस पैकेज पे प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हैं पैकेजिंग मटेरियल के। ठीक है, क्यों हम यूज़ करते हैं वो है ये। ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल का डेफिनेशन देख लीजिए। दो सब्सटेंस दैट आर यूज टू कंटेन आवर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू प्रोवाइड सेफ्टी फ्रॉम द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। इसका मतलब यही है कि किसी भी सब्सटेंस को हम लोग कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर से प्रिवेंट करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर होता क्या है? फिजिकल फैक्टर यहाँ एक्सप्लेन है शेप, साइज एंड वेट। ठीक है, अगर शेप, साइज, वेट में चेंजेस आ रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म आपने पढ़ा होगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को अगर वो एक फॉर्म से ज़्यादा अवेलेबल है, एक फॉर्म से वन फॉर्म से ज़्यादा अगर अवेलेबल है, तो उसको पॉलीमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, अगर वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर मैकेनिकल स्ट्रेस लग जाए किसी भी प्रोडक्ट पे हमारे, तो मैकेनिकल स्ट्रेस लगने की वजह से क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है हमारा, अगर उसमें स्ट्रेस कंडीशन अप्लाई हो, धक्का लग जाए, ठीक है, धक्का वगैरह इंपोर्ट करने के दौरान अगर उस पर स्ट्रेस लग गया, ठीक है, स्ट्रेस करने के अकॉर्डिंग अगर वो शेप में, उसके साइज में, उसके वेट में, ठीक है, अगर चेंजेस आते हैं, तो वो फिजिकल फैक्टर में वो इंक्लूड होगा। ठीक है, फिर केमिकल फैक्टर की बात करें, पीएच होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, ऑक्सीडेशन होती है। ये सब केमिकल रिएक्शन आप लोग 9th 10th में भी पढ़ा होगा। तो पीएच, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन में जैसे क्या होता है ना कि कोई भी सब्सटेंस है अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीडेशन हो सकता है उसका। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस भी होता है, पीएच चेंज करने से उसका एफिकेसी पे भी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सब केमिकल फैक्टर में आते हैं। फिर आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में ये होता है कि माइक्रोबियल अटैक से हम लोग प्रिवेंट करते हैं। माइक्रोबियल अटैक से कैसे प्रिवेंट करेंगे? बहुत सारे पैकेजिंग मटेरियल इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो रेजिस्ट करें हमारे मटेरियल्स को, जो कि हम लोग उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। जैसे कि एल्प्यूल्स में जो ड्रग्स आते हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो जो पैकेजिंग मटेरियल है वो उससे भी रिएक्ट ना करे और बाहर के इन्वायरमेंट से भी बचा सके। ठीक है, तो वही बताना चाह रहा हूँ मैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर ऐसा फैक्टर है कि जो वो माइक्रोबियल अटैक से बचाएगा और हमारे प्रोडक्ट को डिटोरिएट होने से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, बहुत सा इजी चीज़ है ये, बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ है। अगर ये आप लिख भी देते हैं एग्जाम में तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फिर आता है प्रॉपर्टी के बारे में कि पैकेजिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब उसका आइडियल प्रॉपर्टी अपने समझते हैं ना कि मतलब क्या होना चाहिए कि पैकेजिंग मटेरियल जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइडियल प्रॉपर्टी देखा जाए तो इनर्ट होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगर पैकेजिंग मटेरियल रिएक्टिव होगा, अगर उसके सब्सटेंस रिएक्टिव होंगे, जो कि वो पैकेजिंग मटेरियल के मतलब फॉर्मेशन में अगर हुआ है, जैसे ग्लास में, टाइप 1 ग्लास में क्या होता है? बोरिक एसिड होता है। ठीक है, तो बोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टाइप 1 ग्लास को, जो कि उसको पोटेंट बनाता है। तो वो इनर्ट करवाता है उसको, मतलब कि केमिकल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, कि मतलब केमिकल रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि जो प्रोडक्ट है उसको डिटोरिएट होने नहीं देगा। जैसे उसके अंदर के ड्रग के साथ केमिकल रिएक्शन कोई भी नहीं होगा, तो उसका नेचर बिल्कुल नहीं बदलेगा, जैसे का जैसा ड्रग है वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बिल्कुल भी एफिकेसी में अफेक्ट नहीं करेगा, तो उसी को कहते हैं इनर्ट नेचर, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है वो। ठीक है, फिर गुड इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। कोई भी पैकेजिंग मटेरियल ऐसा बनाया जाता है कि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो। मान लीजिए हम वो
कार्डबोर्ड ही यूज़ करते हैं इंपोर्ट के दौरान। अगर कार्डबोर्ड बहुत लूज़ हो, ठीक है, तो लूज़ होगा तो अगर इंपोर्ट के दौरान क्या होगा, अगर स्ट्रेस अप्लाई होता है, जैसे वो ऐसा तो नहीं है, मोशन होता है, मोशन होने की वजह से तो कार्डबोर्ड ऐसे ऐसे हिलेगा ही, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर कार्डबोर्ड वीक होगा, उसके मटेरियल अच्छे नहीं होंगे, तो हो सकता है कि कार्डबोर्ड ही टूट जाए, फट जाए, तो उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट भी डैमेज हो सकता है। तो उसका स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। एम्प्यूल्स भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाथ से दबाएं तुरंत टूट गया, ठीक है, तो ये होता है, गुड स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर नॉट फ्रेजाइल, फ्रेजाइल नेचर नहीं होता, फ्रेजाइल इन द सेंस इजीली ब्रेक नहीं होना चाहिए, हाथ में पकड़ टूट गया, ठीक है, तो फ्रेजाइल नेचर नहीं होना चाहिए। फिर अट्रैक्टिव, मेन मार्केटिंग ऐसे ही होती है कि वो चीज़ों को ऐसे बनाते हैं कि मार्केटिंग कर सकें, लोगों को अट्रैक्ट करके। जैसे हम लोग कोई भी दवा खरीदने जाते हैं तो ईज़िली भरोसा कैसे करते हैं उसके कंपनी पे, वैसे मैनकाइंड का है, दवा ले ली हम लोग, तो उसमें जैसे एमआरपी होते हैं, तो मैनकाइंड का दवा अगर उनको बेचना रहे तो बहुत आसानी से बिक जाता है, उनको झिक-झिक नहीं करनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए, कि हाँ मैनकाइंड का दवा है, आराम से बिक जाता है। अगर वही कोई और नई कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, तो उसको अपना फेम बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, ठीक है? तो वही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये अट्रैक्टिवनेस जो होता है वो उसी तरीके से बनाया जाता है कि कस्टमर को, कंज्यूमर को ट्रस्ट बिल्डअप करता है। ट्रस्ट बिल्डअप होगा तो अच्छे से मार्केटिंग अच्छी होगी, सेल भी बढ़ेगा, प्रमोशन भी होगा। तो ये सब जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ, ये सब फार्मास्यूटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड है ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं नीड्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। क्या नीड पड़ गई हम लोग को पैकेजिंग मटेरियल की, ऐसे ही क्यों नहीं बेच देते हम लोग। तो नीड्स इसलिए है, पहला देखिए सेफ्टी, सेफ्टी तो ज़रूरी है। अगर सेफ्टी नहीं होगी तो कैसे भी प्रोडक्ट तो डैमेज हो ही जाएगा। उसकी पढ़ा होगा आपने कि सेल्फ लाइफ होती है किसी भी प्रोडक्ट की, बाहर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बचाया जाता है। कुछ ड्रग के अंदर क्या होता है, फोटोलिटिक एक्शन होता है, अगर बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो डिटोरिएट हो जाता है। डिटोरिएट का मतलब खराब हो जाता है, ठीक है, उनके केमिकल जो भी एपीआई प्रेजेंट होता है वो खराब हो जाता है, तो सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, अगर हम लोग ड्रग का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके पैकेज से, पैकेजिंग मटेरियल जो यूज़ हुआ है उससे उससे पता लग जाता है कि हाँ कि ये ड्रग है, और मतलब इसमें इसमें ये कंपोजिशन है, ये लेवल है इसका, तो इसमें ये सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन बताता है, ठीक है। फिर फॉर इम्पोर्ट एंड शिपमेंट, इम्पोर्ट और शिपमेंट में भी हेल्प मिलती है। आपको भी पता है कि इम्पोर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, तो पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि प्रोडक्ट हमारा बचा रहे। गिलास को तो बहुत आराम से इम्पोर्ट किया जाता है, उसको बहुत बड़े कार्डबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती है साइड साइड में कि वो ज़्यादा हिले तो आपस में एडिटेट ना हो, एडिटेट इन द सेंस रगड़ ना खाए, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा इस वजह से। फिर आता है बिल्ड कंज्यूमर बेस, जैसा कि मैंने बताया कि मेन मोटो यही है कि हम लोग को मार्केटिंग करनी है, तो मार्केटिंग करने के लिए ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। फिर ये बात होता है मेथड, मेथड क्या है पैकेजिंग मतलब किसी भी सब्सटेंस को पैक करने का, तो बहुत सारे आप लोगों ने इंडस्ट्री में देखा होगा या वीडियो में भी देखे होंगे कि मैनुअली भी पैकेजिंग होती है। जैसे देखा होगा एक मिल होता है, जैसे एक मिल होती है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे जिम वगैरह में रनर मिल होता है, उस पे लोग दौड़ते हैं, तो उसमें ट्रेडमिल कहता है उसको। तो उसी तरह के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी होता है कि एक मिल होता है जिसपे प्रोडक्ट ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और लोग वहाँ के जो स्टाफ रहते हैं वो प्रोडक्ट को लेते हैं और उसको पैकेजिंग करते हैं, डब्बे में भरेंगे, फिर उसको ट्रांसपेरेंट से वो करेंगे, पूरा रैप करेंगे उसको, ठीक है। तो वो चीज़ें मैनुअली भी होती है, मैनुअली भी और मशीन की, मशीन आपका मिल हो गया और मैनुअली वो रैप कर रहे हैं, तो दोनों इस्तेमाल होते हैं पैकेजिंग के लिए, ठीक है बच्चों। और ये जितना भी चीज़ है, ठीक है, एग्ज़ाम में ये सब नॉर्मली एग्ज़ाम में ऐसे डेफिनेशन से ही रिलेटेड पूछ लेता है कि बताइए पैकेजिंग मटेरियल के बारे में, लॉन्ग में ऐसे पूछ लेते हैं कि पैकेजिंग मटेरियल बताइए, उसकी प्रॉपर्टी बताइए, उसकी नीड्स बताइए। तो आप ये सारे पॉइंट लिख देंगे ना तो फुलफिल हो जाएंगे सारे आपके आंसर, ठीक है। सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, कौन कौन से पैकेजिंग मटेरियल हमारे यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के पैकेजिंग करने के लिए, ठीक है। तो कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि मतलब कोई भी पैकेजिंग मटेरियल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को। तो कुछ सेलेक्टेड हमारे वो है पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, रबर और मेटल एंड फाइब्रस मटेरियल्स। ग्लास, ग्लास आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में एम्प्यूल्स आते हैं, एम्प्यूल्स में
जो ड्रग हमारे फिल्स होते हैं वो स्टेबल नेचर के होते हैं, क्योंकि जो ग्लास होता है वो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो मटेरियल उसमें एक्वस मटेरियल जो फिल होता है उसमें एमप्यूज में हमारे, वो ग्लास के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ग्लास के मटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ग्लास का यही फायदा होता है कि वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है, तो वो नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। फिर ग्लास के टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स के ग्लास होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, ठीक है। टाइप 1 जो होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप 2 आपका ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 4 जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। टाइप 1 की बात करें तो बोरोसिलिकेट ग्लास बहुत पहले से जान रहे होंगे कि वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ये जो होता है पैरेंटल और नॉन पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है कि अगर कोई हाईली एसिडिक मटेरियल्स है या फिर हाईली बेसिक मटेरियल है, तब भी हम लोग उसको स्टोर करने के लिए ये पैकेजिंग मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन मैं दे दूंगा बाद में, ये वो क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के, वो 2 नंबर के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। टाइप 2 की बात करें, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास जो होता है टाइप 3 वाले ग्लास से प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ग्लास ऐसा है जो कि टाइप 3 से फॉर्म का हुआ है, तो आप आंसर करेंगे टाइप 2, ठीक है। एग्जिट एग्जाम में आता रहता है ऐसा एमसीक्यू, ठीक है। टाइप 2 की बात करें तो उसमें बोरिक एसिड पाया जाता है और बहुत सारे ऑक्साइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बोरिक एसिड की वजह से हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके कंपैरिजन में कम होता है, टाइप 2 का कम होता है टाइप 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं पैरेंटल और नॉन पैरेंटल प्रिपरेशन के लिए, लेकिन इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो टाइप 1 से कम होती है, तो वो इजीली मोल्ड हो जाता है, ठीक है। जो ग्लास मटेरियल है इसका वो इजीली मोल्ड हो जाता है टाइप 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। और बात करें हम तो टाइप 2 में क्या होता है, ब्लूमिंग इफेक्ट शो होता है। ब्लूमिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, डी एल्काइजेशन प्रोसेस होता है। जैसे अगर उसको टेस्ट किया जाता है इस ग्लास को, कि जैसे वो होता है ना कि मतलब इस कंटेनर को क्या करते हैं, एक ऐसे एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। हाई टेम्परेचर देने की वजह से जो अल्कली मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा टाइप 2 ग्लास में, तो वो लीच आउट करता है, ठीक है। तो वही हम लोग को एनालाइज करना रहता है कि कितना लीचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है टाइप 2 के कंडीशन में। तो ब्लूमिंग को वेदरिंग भी कहते हैं। ये से पूछता है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्लूमिंग, और किस कंडीशन में ब्लूमिंग होता है, मतलब किस पार्ट में ब्लूमिंग होता है, तो आप आंसर करेंगे टाइप 2, ठीक है। इसका अलग से एमसीक्यू वर्जन मैं लाऊंगा सारे का, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाइप 3 का बात करें तो रेगुलर सोडा लाइम ग्लास। रेगुलर सोडा लाइम ग्लास में क्या होता है कि इसमें हम लोग पैरेंटल प्रिपरेशन और पाउडर्स का भी फिलिंग कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं उसमें। इसमें क्या होता है कि जो कि प्रोडक्ट हमारा ग्लास के साथ कंपैटिबल है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर टाइप 4 की बात करें, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, तो ये केवल नॉन पेरेंटल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसका मतलब डिसएडवांटेज ये है कि नॉन पेरेंटल के लिए यूज़ होता है क्योंकि इसकी हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो रहती है। ये ग्लास जब मैं अलग से वीडियो इसका लाऊंगा तो सारे पॉइंट बता दूंगा। इसके बेसिक टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। ये एक टेस्ट होता है इसका टाइप 2 का, वाटर अटैक टेस्ट, और बाकी सबका पाउडर ग्लास टेस्ट रहता है, ठीक है। तो बाकी मैं अलग वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। फिर आते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक में पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीस्टीरीन में क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, प्लास्टिक सब लोग जानते हैं कि रेगुलर बेसिस पे यूज़ होता रहता है हमारे पैकेजिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, और एटमॉस्फेयर से भी प्रिवेंट कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और प्लास्टिक रिसाइकल भी हो जाता है, ठीक है। तो पॉलीस्टीरीन की बात करें तो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी हमारे होते हैं, हमारे ड्रग में जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो रिएक्ट करने की वजह से मतलब लीक आउट होता है, तो जो प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं ना वो अपना ही कंटेंट छोड़ देते हैं हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल में, तो क्या फायदा होगा, हमारा ड्रग ही खराब हो जाएगा। इस वजह से पॉलीस्टीरीन हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका जितना भी वो होगा, मतलब प्रॉपर्टी वाली पॉइंट होगी, वो अलग वीडियो में करूँगा मैं। फिर आते हैं रबर। रबर में नेचुरल रबर आता है, फिर नाइट्राइल रबर आता है, फिर नियोप्रीन रबर आता है।
ठीक है। तो रबर का आपने कंटेनर, एक कंटेनर भी देखा होगा लैब वगैरह में, तो उसमें कॉक रहता है। कॉक जैसे होता है ना कि एकदम सर्कुलर शेप में रहता है, वो फिट हो जाता है कंटेनर पे, तो वो एटमॉस्फेयर से जितना भी ऑक्सीजन रहता है या फिर बाहर के डस्ट वगैरह से प्रिवेंट करता है। देखा ही होगा आपने। तो वो डिग्रेडेट होने से बचाता है। तो डिग्रेडेट होने से बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन वगैरह नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो डस्ट भी से भी प्रिवेंट रहेगा। तो वो रबर इस तरह से यूज होता है। फिर मेटल की बात करें तो एल्यूमिनियम यूज़ होता है, टिन यूज़ होता है। एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोगों ने देखा होगा। एल्यूमिनियम क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये रिएक्टिव नेचर का नहीं होता है, ठीक है? तो और बहुत अच्छे से प्रिवेंट भी करता है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है कंपैरिजन में इसके टिन के। बात करें एल्यूमिनियम की, तो वो उसमें आप लोग एरोसॉल जो होता है कंटेनर, तो उसमें यूज़ होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम। फिर बात करें फाइब्रस मटेरियल की। फाइब्रस मटेरियल नायलॉन्स और ये पेपर, ये नायलॉन पेपर जो होता है, ये कॉम्बिनेशन में इसको देख सकते हैं बाहर, और एडिटिव मटेरियल यूज़ करते हैं, इसमें इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मतलब इसको कॉम्बाइन करके देंगे तो जो प्रोडक्ट हमारा पैकेजिंग होगी वो और अच्छी हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये सब पॉइंट है इसके पैकेजिंग मटेरियल के। एग्जाम में ये पूछता है कि टाइप्स ऑफ पैकेजिंग मटेरियल दो, तब आपको ये लिखना है। अगर टाइप्स ऑफ पैकेजिंग पूछेगा तो आंसर दूसरा हो जाएगा, उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पैकेजिंग होता है, वो बताऊंगा मैं। लेकिन ये याद रखना है, इसमें अगर मटेरियल की टाइप्स पूछेगा तब आपको ये आंसर लिखना है, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, मेटल, फाइबरस मटेरियल, ठीक। इसका एक ट्रिक है लर्न करने का। आरएमपी जानते होंगे, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर को बोलते हैं, ठीक है। तो आरएमपी फाइबर के ग्लास में पानी पीता है, ठीक है। तो आरएमपी से, आर से हो जाएगा रबर, एन से हो जाएगा मेटल, पी से हो जाएगा प्लास्टिक, फाइबर से हो जाएगा फाइबरस एंड ग्लास। ये सारे आपके जो मटेरियल यूज होते हैं पैकेजिंग में, तो ये कवर हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो लास्ट में बच्चों उसके एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं पैकेजिंग मटेरियल के, कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि पैकेजिंग मटेरियल में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्लास में बात करें तो मैंने बताया ही कि एम्प्यूल्स होते हैं। फिर आते हैं आपके सिरिंज, एरोसोल कंटेनर, ये सब जितने भी हैं वो ग्लास के में पैकेज, मतलब ग्लास से बने हुए रहते हैं, तो वो ड्रग के साथ जो भी अंदर रहता है उससे रिएक्ट नहीं करते हैं। तो उसी फॉर्म में, मतलब अब जानबूझ के पैक किया रहता है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, तो ड्रग को डिग्रेडेट ना करे, ठीक है। तो किसी भी, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम लोग को जो ड्रग है एम्प्यूल्स में भरा हुआ है हम लोग प्लास्टिक में डाल देंगे या फिर मेटल्स के पैकेजिंग में डाल देंगे या फिर रबर में डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसी वजह से हम लोग करते हैं कि जो जिस फॉर्म में स्टेबल है, जो उससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो वो उस फॉर्म में मतलब हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, एम्प्यूल, सिरिंज, एरोसोल कंटेनर। एरोसोल कंटेनर हमारा इसमें भी आता है, मेटल्स में भी आता है। तो इसका एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में आता है, मेटल्स में भी आता है और ग्लास में भी आता है। फिर बात करें हमारी प्लास्टिक, जैसे मैंने बताया पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीसाइरिस, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं अलग से लेके आऊँगा जब मटेरियल मैं बताऊँगा, ठीक है। अलग से एक एक स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी उसकी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं बता दूंगा। फिर बात करते हैं प्लास्टिक का एग्जाम्पल, बॉटल, सिरिंज। आपने बताया वो उसमें आता है सलाइन सॉल्यूशन आता है, जो ट्रिप वगैरह चढ़ते हैं तो वो भी प्लास्टिक से होते हैं। जो उसके ट्यूब्स होते हैं वो भी प्लास्टिक्स के होते हैं, जो कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। बैग्स होते हैं वो भी प्लास्टिक्स के होते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल से याद रखने हैं। मेटल्स में बताया एरोसोल कंटेनर है, ठीक है। नीडल्स जो यूज़ होते हैं वो भी मेटल्स के होते हैं। कैंस जो यूज़ होता है वो भी मेटल्स के होते हैं। तो ये सब याद करने हैं। फिर आता है रबर, बताया था। कॉर्क जो यूज़ होता है, ग्लास का कंटेनर रहता है उसमें कॉर्क लगा रहता है, वो रबर का ही होता है, जो कि एटमॉस्फेयर से बचाता है, प्रिवेंट करता है, ऑक्सीजन को प्रिवेंट करता है, डस्ट से प्रिवेंट करता है, ड्रग को प्रिवेंट करता है, पूरा सेफ्टी रखता है, केमिकल रिएक्शन ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो हमारे ड्रग का, ठीक है। फिर आता है फाइब्रस मटेरियल, मैंने बताया था फाइब्रस मटेरियल्स में पेपर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो पेपर यूज़ होते हैं, नायलॉन यूज़ होते हैं। तो वो सब क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, कार्टन आ जाएगा, बॉक्स आ जाएगा, कार्डबोर्ड आ जाएगा, लेबल्स आ जाएगा। कर्टन, कार्डबोर्ड ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्टन जैसे वही भी मटेरियल्स है, ड्रग्स है, इम्पोर्ट वगैरह करना है तो कर्टन में ही जाएगा, ठीक है। तो वो स्ट्रेस से बचाता है। ये सब बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सब याद करने वाली नहीं है, एक बार रीड करेंगे आप समझ जाएंगे कौन किस में से आता है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो के साथ। हैप्पी दिवाली सभी को। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा हमारे वीडियोस को, सारे चीज़ें कवर होंगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे चीज़ें जो जो बोला है, नोट्स की बात की है, एमसीक्यू की बात की है, सब करवाऊंगा। थोड़ा सा टाइम दीजिए, सारी चीज़ें कवर होगी।
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें मैं लेके चलूँगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपकी क्लासेस चल ही रहे हैं डेली, ठीक है? डेली वीडियो आएगी, मैम की भी क्लासेस चल ही रही है प्रोग्नोसी की, तो वो भी सारे पॉइंट कवर करेंगे एमसीक्यू के साथ, मैं भी कवर करूँगा। ये एक-एक चैप्टर जब कंप्लीट होगा, तो उसके एमसीक्यू बताऊँगा। तो ज बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। थैंक यू।